चलो। FPI से ऊपर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाँ, क्या कह रहा था? फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जी, so foreign investment means any investment made by a person resident outside India on a repatriable basis in equity instruments of an Indian company or to the capital of a. So basically जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ऑन अ रीपैट्रिएबल बेसिस, मतलब वो वापस वो जो भी इनकम हो रहा है ही और शी कैन टेक इट टू द होम बैक। कंट्री। हाँ, और टू द कैपिटल ऑफ एलएलपी या फिर एलएलपी में जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, तो दिस इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब एक्सप्लेनेशन में लिखा एक्सप्लेनेशन है, क्या कर रहा है? हाँ, if a declaration is made by a person as per the provisions of Companies Act about a beneficial interest being held by a person resident outside India, then even the investor may be made by a resident Indian citizen, the same shall be counted as foreign investment. क्या कहना चाह रहा है? So एग्जाम्पल। basically, हाँ, so अगर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, कोई ऐसा इंसान जो PROI है, तो बेसिकली इवन आफ्टर, नहीं, एग्जाम्पल देखो। हाँ, लाइक मैंने कंपनी में पैसा डाला और अपने नाम पे शेयर लिया। मैं इंडियन हूँ, इंडियन कंपनी में शेयर लिया, कोई इशू है? हाँ, कोई फेम एंगल है इसमें? नहीं। लेकिन नहीं, मैंने ये बोला कि ये MGT 4-5 कंपनी में सबमिट किया, ठीक है, ये बोल के कि ये जो शेयर्स है वो फॉरेन की माइक्रोसॉफ्ट के बिहाफ पे मैं होल्ड कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है, कि इवन दो दीज आर रजिस्टर्ड इन माय नेम, इसका बेनिफिशियल ओनर माइक्रोसॉफ्ट है जो कि एक फॉरेन एंटिटी है। अच्छा, ठीक है, तो इवन दो इट इज एन इंडियन इन्वेस्टमेंट, इट विल बी क्लासिफाइड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, क्योंकि उसका बेनिफिशियरी PROI है बाहर इसी। है। हाँ, अच्छा, अच्छा, नॉन रेजिडेंट ठीक, हाँ, ओके, ठीक। है। नोट क्या कह रहा है? हाँ, a person resident outside India may hold foreign investment either as FDI or as FPI in any particular Indian company. तो FDI तो आपको पता है क्या है? हाँ, सो FPI सर जैसे बाहर का कोई लाइक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया व्हेन ही और शी इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी और वो 10% से अगर कम है तो उसको FPI माना जाता है कि। अब नीचे FPI की डेफिनेशन है, उसको पढ़ो। हाँ, any investment made by a person resident outside India through equity instruments where such investment is less than 10% of the post-issue paid-up share capital on a fully diluted basis of a listed Indian company or less than 10% of paid-up value of each series of equity instrument of a listed Indian company. तो इसमें अनलिस्टेड कंपनी क्यों नहीं है? सर बिकॉज अनलिस्टेड कंपनी का तो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट ही नहीं होता है, नहीं, एंड अनलिस्टेड कंपनी में अगर फॉरेन रेसिडेंट इन्वेस्ट कर रहा है दैट मींस मे बी दे आर इन्वेस्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ। नहीं। ऊपर देखो, आपने FDI की डेफिनेशन पढ़ी थी। हाँ, A हाँ, single share in Indian unlisted company will be treated as FPI. हम्म। तो अनलिस्टेड कंपनी में किसी भी एंगल से FPI हो सकती है क्या? अगर आप ओके, एक भी शेयर लेते हो तो वो FDI ट्रीट होता है। जी, तो वहां तो अच्छा, FPI हो ही नहीं सकती। हाँ, हाँ, FDI की डेफिनेशन दो थी ना, कि अगर आप अनलिस्टेड कंपनी में एक भी शेयर लेते हो तो FDI है, और लिस्टेड कंपनी में 10% से ज्यादा लेते हो जी, तो इसका राइट, रिवर्स लोगी तो अनलिस्टेड कंपनी तो बाहर होगी, क्योंकि उसमें FPI का चांस ही नहीं है। अगर कोई भी हम्म, फॉरेन पैसा आता है तो वो FDI कहलाएगा। हम्म, और लिस्टेड कंपनी में क्योंकि वहां पे 10% से ज्यादा था तो उससे रिवर्स हो गया 10% से कम। ओके, बेसिकली ये ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है बाहर से जो भी।
हाँ मतलब एफडीआई और एफपीआई में पर्पस इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है। ये जो अभी आपने बोला ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट, ये उन्होंने नहीं बोला। लाइक वो तो उन्होंने मतलब मैं सिंपल बोला हमारा रूल ये है, आप हाँ अनलिस्टेड कंपनी में एक भी शेयर लोगे वो एफडीआई, हाँ हाँ और लिस्टेड कंपनी में 10% से ऊपर लोगे तो एफडीआई, जी और जो ये नहीं है वो एफपीआई। हम्म ठीक है तो जो नहीं है इसमें क्या होगा, 10% से कम शेयर्स, क्योंकि कैपिटल हम्म कंट्रीब्यूशन 1 रुपया भी डालोगे एलएलपी में वो भी एफडीआई है। अच्छा एफडीआई में 3 ही पार्ट थे ना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन एलएलपी, 10% से ज्यादा लिस्टेड कंपनी में, और एक भी हम्म शेयर अनलिस्टेड में। हम्म तो उन्होंने जो ऑप्शन छोड़ी है एक्सक्लूजन की, 10% से कम अनलिस्टेड में, तो उतना ही एफपीआई है। जी अगर आप इन्फोसिस के 9% शेयर खरीदती हो हाँ तो वो बनेगा एफपीआई, 11% खरीदती हो तो बनेगा एफडीआई। एफडीआई हाँ वही अगर इन्फोसिस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो एक भी शेयर हम्म खरीद लोगी, 1 खरीदो, 10 खरीदो, 100 खरीदो, सब एफडीआई। हम्म वही एलएलपी, आप 1% पैसे लगाओ, 50% लगाओ कि 100% लगाओ, पूरा पूरा एफडीआई। ठीक है राइट तो ये डिफरेंस है एफडीआई और एफपीआई में। कहीं पे पर्पस नहीं है, क्वांटम के ऊपर है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना परसेंटेज इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर है। ओके ओके ठीक तो अगर है इसको मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट में क्लियर करूँ, वर्ड फाइल यहीं काम आती है। हम्म देखो 3 हम्म कैटेगरी थी उसमें, इंडियन, अनलिस्टेड, हम्म इंडियन लिस्टेड, एलएलपी। हम्म इंडियन अनलिस्टेड में वो 100% हाँ लगाओ, इन्वेस्ट करो। हाँ इंडियन लिस्टेड में 1% करो, हाँ 100% करो, हम्म 11% करो, 40% करो, हम्म और यहाँ पे 2% करो, हम्म 9% करो, नाइन हम्म पॉइंट नाइन नाइन परसेंट करो। एलएलपी में हम्म 5 लाख लगाओ, 50 लाख लगाओ कैपिटल में। अब इस सिनेरियो पे जरा आइडेंटिफाई करो क्या एफपीआई है और क्या एफडीआई है। इस जी केस में ये क्या है, हम्म, हाँ तो ये एफडीआई क्या 1% वाला हम्म है? 1% वाला जो केस है ये एफडीआई होगा बिकॉज ये अनलिस्टेड कंपनी में हो रहा और 100% वाला केस, है एफडीए फॉर एग्जाम्पल 45%। ये फोर्टी भी फाइव परसेंट एफडीआई डालोगे, क्यों? क्योंकि अगर 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें तो सब एफडीआई है। तो जी इंडियन अनलिस्टेड कंपनी में हमेशा क्या रहेगा, हम्म एफडीआई। जी अब हाँ लिस्टेड की बात करो, ये सब क्या है, ये सारे एफपीआई होंगे क्यों? क्योंकि 10% से कम क्वांटम है ठीक है, एफपीआई less than 10%। हम्म और ये सारे, ये सारे एफडीआई हो जाएंगे ये ये भी एफडीआई है और ये, एफडीआई ठीक है, 1 रुपया भी इन्वेस्ट करोगे वो हम्म एफडीआई है। जी तो यहाँ पे अपना एफडीआई एफपीआई क्लियर है। हम्म? हम्म हम्म अगला, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। हाँ means a person resident in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India FPI regulations 2014 ठीक है, तो जो रेगुलेशन में एज ए एफपीआई रजिस्टर हुआ है वो, जब ये कंटेक्स्ट आएगा तब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे।
हाँ ठीक गवर्नमेंट अप्रूवल क्या होती है? जी, गवर्नमेंट अप्रूवल means the approval from the erstwhile Secretariat for Industrial Assistance SIA, Department of Industrial Policy and Promotion DIPP, Government of India, and or the erstwhile Foreign Investment Promotion Board FIPB, and or any of the ministry department of the Government of India as the case may be. जहाँ कहीं भी लिखा होगा कि दिस विल बी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, तो आपको क्या देखना है कि इसमें से क्या इन एप्लीकेबल है? सारे हाँ हाँ, ठीक है. ठीक है। ग्रुप कंपनी, Group company means two or more enterprises which directly or indirectly are in a position to, number one, exercise 26% or more of voting rights in other enterprise, and number two is appoint more than 50% of members of board of directors in the other enterprise. So ये दो conditions जो भी satisfy कर रहा है वो group company और दो कंपनियां मिलके किसी और कंपनी में 26% से ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रहे हैं या उसके 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, हाँ राइट. तो ग्रुप कंपनी हो जाएगी। हाइब्रिड सिक्योरिटी, Means hybrid instruments such as optionally or partially convertible preference shares or debentures and other such instrument as specified by the central government from time to time, which can be issued by an Indian company or trust to a person resident outside India. अभी हमने पहले पढ़ा था डेफिनेशन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इनको एक्सक्लूड किया हुआ था, फुल्ली कंपल्सरी मैंडेटरी। हाँ राइट, इसमें ऑप्शनली एंड पार्शियली. अगर कोई कंपनी ये इशू कर रही है तो क्या लिखेगी? दे हैव इशूड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और हाइब्रिड सिक्योरिटीज। हाइब्रिड बोलेंगे अगर ऑप्शनली और पार्शियली वाला कैटेगरी जो में इसमें लिखेगा ना फुल्ली कंपल्सरी मैंडेटरी, जब ये नहीं है तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो क्या है वो हाइब्रिड होगी। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है। इंडियन कंपनी, Indian company means a company incorporated in India. ठीक है। आईडीआर आपने बता दिया था मेरे को जी. Indian कि वहाँ entity पे शेयर्स बाहर की कंपनी के रहेंगे। हाँ. इंडियन एंटिटी, Indian entity shall mean an Indian company or a LLP. तो फिर कंपनी और एंटिटी में क्या फर्क है? सर वाई और बेसिकली डबल ए में क्या फर्क है? वाई और डबल ए, क्लोज वाई है इंडियन कंपनी, क्लोज डबल ए है इंडियन एंटिटी। अच्छा सामने डेफिनेशन में वाई पॉइंट पे है इंडियन कंपनी और डबल ए पे है ओके. इंडियन एंटिटी। हाँ हाँ हाँ. अच्छा तो कहीं पर ये वर्ड इंडियन कंपनी यूज कर रहा होगा, कहीं इंडियन एंटिटी। जहाँ एंटिटी है वहां पे दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, जहाँ कंपनी है वह खाली कंपनी पे एप्लीकेबल है। ठीक है. जब रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे तो कहीं पे लिखेगा कि इंडियन एंटिटी विल डू, तो दैट मीन वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल। अच्छा ठीक है, मतलब इंडियन उसमें इंडियन कंपनी भी इंक्लूडेड है. हाँ, मतलब जब आप पढ़ोगे फिर उसको आप इंडियन कंपनी नहीं पढ़ सकते, उसको वाइडर टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है. आगे इन्वेस्टिंग कंपनी, Investing company means an Indian company holding only investments in other Indian company or companies directly or indirectly other than for trading of such holdings or securities. ट्रेडिंग कंपनी और इन्वेस्टिंग कंपनी में फर्क क्या होता है? ट्रेडिंग कंपनी और इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग कंपनी, कंपनी बेसिकली सर जहाँ तक मुझे पता है कि ट्रेडिंग कंपनी जिसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू ट्रेड इन खरीदना बेचना द ना, खरीदना खरीदना, जिसका काम है खरीदते बेचते रहना, वो ट्रेडिंग कंपनी। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो लंबे टाइम के लिए रखी जाती है। हाँ मतलब बेसिकली ग्रोथ के लिए कुछ स्ट्रैटेजिक हाँ, इन्वेस्टमेंट तो करना. अब इस कंटेक्स्ट में ये डेफिनेशन पढ़ो क्या कह रहे हाँ. इन्वेस्टिंग कंपनी का हैं। means an Indian company holding only investments in other Indian company directly or indirectly
other than for trading of such holding or securities. मतलब ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए इन्वेस्टिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, ये बेसिकली हाँ, होल्ड स्ट्रेटेजिक करता ग्रोथ, पैसे है। कमाने के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे भी इन्वेस्टिंग कंपनी आएगा वहां पे ट्रेडिंग कंपनियों को एक्सक्लूड करना। ओके, ठीक। आगे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट means to subscribe, acquire, hold or transfer any security or unit issued by a person resident in India. चारों मीनिंग बता दो, सब्सक्राइब, एक्वायर, होल्ड, ट्रांसफर क्या है? Subscribe basically हो गया सर, जैसे when we say I am subscribing to the equity share of so and so company, हम्म, तो वो सब्सक्रिप्शन हो गया। एक्वायर हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे टेक ओवर कोड में होता है कि शेयर्स को एक्वायर कर रहे हैं। आप किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ले रहे हो। हाँ हाँ, मतलब दिस इज लाइक किसी के पास ऑलरेडी वो शेयर्स था, उनसे शेयर्स ले रहे। तो उसको एक्वायर करना बोलोगे, एक्विजिशन। जी सर। होल्ड, होल्ड, होल्ड पता नहीं सर, आई थिंक जेनरिक डेफिनेशन टू जस्ट होल्ड दैट शेयर। होल्ड मतलब अभी समझो एक कंपनी ने शेयर्स ले लिए, हाँ वो लेने के बाद क्या करती है? होल्ड। जी ये नहीं चाहिए कर सकती ना, बेच सकती हो, खरीद सकती हो और होल्ड कर सकती हो। जी जी जी, राइट। ये तीन एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। हम्म। अगर आप शेयर्स होल्ड भी कर रहे हो तो भी वो इन्वेस्टमेंट ही ट्रीट किया जाएगा। जी सर, और ठीक ट्रांसफर है। मतलब किसी को देना। हाँ, शेयर्स ट्रांसफर कर देना, एनी एक्सप्लेनेशन। सिक्योरिटी। और यूनिट, यूनिट म्यूचुअल फंड की यूनिट होगी। म्यूचुअल फंड, हाँ। फिर ये हो गया। फिर explanation, investment shall include to acquire, hold or transfer depository receipts issued outside India, the underlying of which is a security issued by a person resident in India. Okay. हाँ, तो एडीआर जीडीआर अगर आप होल्ड कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगी, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी रेजिडेंट ने इशू की हुई है। ओके, अच्छा अच्छा, एडीआर इंडियन जीडीआर। कंपनी में, इंडियन कंपनी की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में अगर आप डिपॉजिट रिसीट होल्ड कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, तो उसको भी इन्वेस्टमेंट ही बोलोगे। ठीक है, ठीक। हम्म, For the purpose of LLP, investment shall mean capital contribution or acquisition or transfer of profit shares. ठीक है। ठीक है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है हम्म, और जो प्रॉफिट शेयर्स का ट्रांसफर। ठीक है। Investment on repatriation basis means an investment, sale or maturity proceeds of which are net of taxes eligible to be repatriated outside of India, and the expression investment on non-repatriation basis shall be construed accordingly. ठीक है, अपने को क्लियर है कि जो पैसा आप बाहर ले जा सकते हो वो हाँ, रिपेट्रिएबल, नहीं ले जा सकते वो नॉन रिपेट्रिएबल। non-repatriable। ठीक है। Investment vehicle means an entity registered and regulated under the regulations framed by the SEBI or any other authority designated for that purpose, and shall include REIT, a real estate investment trust governed by the SEBI, REIT regulation 2014, फिर InvIT जो होता है infrastructure investment trust governed by SEBI InvIT regulation, then AIF governed by SEBI AIF regulation, and mutual fund which invest more than 50% in equity governed by the SEBI Mutual Fund Regulation 1996. ये सारे इन्वेस्टमेंट। अब सिंपल में बोले तो चार चीजें इसमें इंक्लूड की: रीट, इनविट, एआईएफ और म्यूचुअल फंड। जी, रीट राइट। रियल एस्टेट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स और इन सब में इन्वेस्ट करता है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, और म्यूचुअल फंड जो डायरेक्ट इक्विटी में इशू करते हैं। जी, तो जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल का नाम आएगा तो ये चारों के ऊपर वो चीज एप्लीकेबल होगी। हाँ, ठीक है। ठीक है। एलएलपी, LLP means a limited liability partnership formed and registered under the LLP Act 2008. हाँ,
फिर listed Indian company means an Indian company which has any of its equity instruments or debt instruments listed on a recognized stock exchange in India, and the expression unlisted Indian company shall be construed accordingly. अब ये जिसके कंपनी भी एक्ट की definition से डिफरेंस है। क्या कंपनी एक्ट डिफरेंस? में खाली इक्विटी लिस्टेड कंपनी को ही लिस्टेड मानते हैं, हाँ हाँ, और स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन में इक्विटी और डेट लिस्टेड को लिस्टेड मानते हैं। अच्छा, मतलब डेट भी अगर लिस्टेड है तो वो लिस्टेड माना जाए। लेकिन इक्विटी जहाँ पे भी कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनी, तो डेट लिस्टेड को एक्सक्लूड करते हैं। ओके ओके। लेकिन फेमा के पर्पज में अगर कोई कंपनी है हाँ, जिसका डेट भी लिस्टेड है तो भी वो लिस्टेड बन जाएगी। अच्छा। तो ये एफडीआई के कंटेक्स्ट में है ना कि लिस्टेड कंपनी की 10% से ज्यादा कैपिटल होल्ड करना, हाँ 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 हाँ, तो वहाँ पे डेफिनेशन काम आती है कि ये जानने के लिए कि लिस्टेड कहलाएगी कि अनलिस्टेड कहलाएगी। लिस्टेड का लाइक, ठीक है। ठीक है। मैन्युफैक्चर क्या होता है? Manufacture with its grammatical variations means a change in a non-living physical object or article or thing, resulting in transformation of the object or article or thing into a new and distinct object or article or thing having a different name, character, and use, bringing into existence of a new and distinct object or article or thing with a different chemical composition or integral structure. मैन्युफैक्चर इज टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस समथिंग न्यू। Right. कोई वुड से चेयर बना लो, हाँ हाँ चेयर से आर्म चेयर बना लो, आर्म जी, चेयर से चेयर बना लो, जिसका डिफरेंट नाम है पहले चीज से, ये सब क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरिंग में जी, ठीक है। अगर सेम ही चीज रही, लकड़ी को लकड़ी कहा आपने, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हाँ हाँ सर, ठीक है। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर यही दो चीजें बोल रहा है। एक बोल रहा है कि आप उसका किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म इस तरह से कर दो कि उसका नया नाम आ जाए, नया यूज आ जाए या नया करेक्टर आ जाए, या फिर एकदम ही कोई नई चीज बना पहली बार। जी सर, ठीक है। कैसे ही बोल होता है, पहले कोई एक आदमी एक चीज बनाता है, फिर दूसरे लोग उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं। हाँ हाँ तो हाँ, जो कोई नई चीज बनती है वो सेकंड क्लॉज में आती है, और जो लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं वो पहले क्लॉज में। जी, ठीक है। साइकिल आई, साइकिल की मोटरसाइकिल हो गई, मोटरसाइकिल की कार बन गई। हम्म, तो ये सब मैन्युफैक्चर का पार्ट है। अब हम जिस रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, अब हाँ ये हाँ, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे रेगुलेशन इन सब के ऊपर लगेंगे। हम्म, 1 to 9 क्या क्या जी। है? हाँ, तो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट मीन्स द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, नेमली हम्म, all investment in equity instrument in incorporated entities, हम्म। public, private, listed and unlisted. अब यहाँ पे रुक फिर जाओ, अभी हाँ, रुक जाओ। अभी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पता है? किसका? इन्वेस्टमेंट का? हम्म, सर इन्वेस्टमेंट का तो यही था कि बेसिकली जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट हाँ, इन्वेस्टमेंट होता वापिस जाओ ऊपर, 2 मिनट पहले ही पढ़ा आपने। है। एक सेकेंड सर। ये लो, ये रहा, एसी पढ़ो। ओ हाँ हाँ, राइट राइट। तो ठीक है, अभी मैं बेसिकली चेक कर रहा हूँ वापस कि कहाँ ध्यान है। चलो, इन्वेस्टमेंट हो गया। हाँ हाँ, अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। all investment in equity instruments in incorporated entities. तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हाँ, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सर इंक्लूडेड था जैसे इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो हम्म, गया, हम्म, फिर मैंडेटरीली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गया, हम्म। ये सारा, एंड आपका शेयर वारंट्स भी आता है उसमें। ठीक है? अब ये किन कंपनियों के? हाँ, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, लिस्टेड हो गया और अनलिस्टेड हो गया। तो अगर तो आप इनमें पब्लिक से किसी की बात कर रही हो तो वो क्या कहलाएगा? नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, हाँ ठीक है, फिर ये। जी। फिर कैपिटल पार्टिसिपेशन इन एलएलपी, हम्म, तो बेसिकली अगर आप एलएलपी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इवन दो कोई
इंस्ट्रूमेंट नहीं इशू होता है, स्टिल वी कॉल इट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आगे। All instruments of investment recognized in the FDI policy notified from time to time. तो एफडीआई पॉलिसी में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रेफर किया गया तो वो भी नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट आएगा। जी, ठीक है। आगे। Investment in units of AIF, REIT and InvIT. इनके भी यूनिट्स में ये सब क्या होते इन्वेस्टर्स। हैं? इन्वेस्टमेंट व्हीकल। हाँ, इन्वेस्टमेंट व्हीकल। हाँ। तो अगर आप ये बोलो इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल, तो 4 और 5 दोनों उसमें कवर हो गए। अच्छा, हाँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड एंड ETF। हाँ, ठीक है। देन फिर जूनियर मोस्ट लेयर दैट इज इक्विटी ट्रांच ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर। ये सर मुझे समझ नहीं आ रहा। अब ये कैसा होता है, जब आप हमने वो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का पढ़ा था, हाँ हाँ। तो उसमें जो 20 करोड़ रुपए देना है उसके बदले में वो उसको एक इंस्ट्रूमेंट्स देती है। जी। या रीट वीट में कैसा रहता है कि हाँ आपने जो एसेट रखी उसके अगेंस्ट में यूनिट्स बनी, हाँ हाँ हाँ। वो यूनिट जो ट्रेड होती है उनके बारे में बोल रहा है। अच्छा, तो वो जूनियर मोस्ट लेयर हो गया ऐसा कुछ। जो कि इन्वेस्टर्स में सर्कुलेट होता है इक्विटी के। ओके। फिर एक्विजिशन, सेल और डीलिंग डायरेक्टली इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये किसी भी एंगल से इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, नहीं। लेकिन क्योंकि इन्होंने डेफिनेशन में कवर कर दिया तो इसलिए अब ये भी नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। अच्छा, तो उस पर भी ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। ठीक। दैट मीन्स अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है हाँ। या डील करना है, तो आपको एनडीआई रेगुलेशंस पढ़ने पड़ेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। आगे। कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट अगर ट्रस्ट को एंड कंट्रीब्यूट करना है तो भी आपको एनडीआई रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे। डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स इशूड अगेंस्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, तो अगर डिपॉजिट रिसीट इशू किए आपने तब भी आपको एनडीआई रूल्स की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। जी। NRI आगे। और नॉन। ये अगला हो गया। अब ये जो चीजें है देखो, अभी जब हाँ हम लोगों ने स्टार्ट में जो बनाया था, हाँ हाँ। अब इनमें से कितनी नई चीजें यहाँ पर आ रही हैं जिसके लिए एनडीआई रूल्स लगेगा। ओके। कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट आया। हाँ, कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट। हाँ हाँ। फिर इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में। आया। फिर एक और नई कहानी आई जो हमको इतना क्लियर नहीं है अभी तक, जूनियर मोस्ट इक्विटी स्ट्रक्चर ऑफ राइट। सिक्योरिटाइजेशन। हम्म। जहाँ कंसेप्ट आएगा वहां पे अपन इसको एलेबरेट करेंगे। ठीक है सर। सिक्योरिटाइजेशन। और कोई चीज थी उसमें? डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ये भी आया, डिपॉजिटरी रिसीट आया, हाँ। कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन एलएलपी आया। वो हमने नहीं लिखा था कहीं पे, लिखा है इमूवेबल ये, प्रॉपर्टी सर लिखा था लिखा ना। है। हाँ। और और क्या? ये हो गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। फिर ये अगला आया, इन्वेस्टमेंट इन एफडीआई रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी हाँ। इंस्ट्रूमेंट्स। आगे इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने लिखी थी ऊपर। हाँ, इमूवेबल लिख दिया था। अब इसको क्या करते हैं, जिस चीज पे एनडीआई यही लग रहा है, हाँ। तो जरा कलर करते हैं। ठीक है। ये आ गया एनडीआई में। जी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कैपिटल एनडीआई में आ गया। हाँ, ठीक है। एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय
रेजिडेंट, और ये इसमें नहीं आया कहीं पे भी, क्योंकि सब इंडियन कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये भी नहीं आया। ईसॉप का रेफरेंस आया, ईसॉप आया। पर डेफिनेशन में नहीं आया कहीं पे भी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की नहीं डेफिनेशन में नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, वो डेफिनेशन में नहीं है वो, खाली ईसॉप की डेफिनेशन है, लेकिन ईसॉप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, वो अभी तक नहीं या पता चला है। हाइब्रिड है कि नहीं, हाँ। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं। हम्म। नहीं है ना, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में तो नहीं है कहीं पे भी। नहीं, ईसॉप का नहीं दिया हुआ है। तो आगे फिर एक्सप्लोर करेंगे। तो इतनी सी जो हमने पढ़ा था, इतने के आंसर आपको एनडीआई रूल से मिलेंगे। जी। ठीक है, आगे हम्म। एनआरआई। NRI, हाँ। NRI or non-resident Indian means an individual resident outside India who is a citizen of India. तो दो पार्ट है, पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और रह रहा होगा इंडिया से बाहर। हम्म। ठीक है। तो इंडिया नेपाल में रह रहा है तो एनआरआई कहलाएगा। कहाँ पे रह रहा है? नेपाल में। सर डिपेंड करता है, 182 डेज से ज्यादा बस अगर। बस यहाँ पे कहाँ लिखा है 782 डेज? डेफिनेशन के हिसाब से इंटरप्रेट करो। अच्छा ठीक है। हाँ। क्या डेफिनेशन क्या कह रही है? इंडिविजुअल रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, हाँ तो NRI कहलाएगा, राइट। रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है कि नहीं, ये डेफिनेशन आपको 182 डेज में लगती है। हम्म। हाँ, वो 182 डेज इस पॉइंट को डिस्कस करने की, व्हाट इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन इंडिया। लेकिन अगर हम्म। कोई इंडियन सिटीजन रेजिडेंट है आउटसाइड इंडिया, नेपाल हम्म। भी हो चाहे बांग्लादेश भी हो, तो भी एनआरआई कहलाएगा। हम्म। ऑफ हाँ कोर्स वो 180 डेज की रिटर्न उसको पूरी करनी चाहिए, लेकिन कंट्री चाहे नेपाल हो चाहे यूएस, एनआरआई एनआरआई रहेगा। जी ठीक है। ओसीआई क्या होता है? OCI is or overseas citizen of India means an individual resident outside India who is हम्म, registered as an overseas citizen of India card holder under Section 7A of the Citizenship Act 1955. हम्म, So basically, OCI is also an NRI जिसके हम्म। पास OCI कार्ड है basically. पर क्या होता है ये? Sir, like OCI card holder, I think certain conditions इनको पर्सन fulfill। ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो पीआईओ कार्ड कुछ लेके घूमते हैं ना ये लोग। जी 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 अभी अगर बाहर जाके सेटल हो गए, वहीं का पासपोर्ट वासपोर्ट बनवा लिया, जी। तो ये कहाँ के सिटीजन हुए? बाहर के सिटीजन। लेकिन स्टिल इंडियन के कंटेक्स में भी दे आर ओवरसीज सिटीजन है इंडिया के। हम्म। जो इंडिया में पैदा राइट। हुआ था, बाहर जाके सेटल होके वहाँ का पासपोर्ट ले गया, तो क्या वो इंडिया का नहीं रह गया कुछ भी? तो वो लोग ये कार्ड बनवाते हैं कि हम बेसिकली हम इंडियन के ही हैं, तो हम्म। उसको ये कार्ड बोलते हैं, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। हम्म। नहीं तो एनआरआई और ओवरसीआई में फर्क क्या है फिर? दोनों ही इंडिया से बाहर रह रहे हैं। हाँ हाँ। तो उसमें ओसी, इसमें क्या लिखा है? हाँ, हु इज रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड हाँ, होल्डर। हम्म। और हम कौन है? रेसिडेंट इंडियन सिटीजन हो गए। सन हम्म? रेसिडेंट इन इंडिया एज ए सिटीजन। और सेकंड लाइन का क्या मतलब है? एंड इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय virtue ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप। जी। अगर कोई फॉरेनर मुझसे शादी कर ले और इंडिया में रहेगी, तो तो वो भी रेसिडेंट अगर इंडियन कंडीशन पूरी हो जाएंगी सिटीजनशिप एक्ट में, तो वो भी रेजिडेंट इंडियन सिटीजन मानी जाएगी। माने जाएंगे। ठीक। सेक्टोरल कैप क्या होती है? Sectoral cap means the maximum investment, including both foreign investment on a repatriation basis by person resident outside India in हम्म, equity and debt instrument of a company or the capital of a LLP, as the case may be, and indirect foreign investment unless provided otherwise. This shall हम्म। be composite limit for the Indian investee entity. हाँ, अब कैसे होते हैं? फॉरेन पॉलिसी डिफाइन करती है कौन से सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट फॉरेनर कर सकते हैं। ठीक है।
तो इसके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोनों क्लब करना है, ये वो बोल रहे हैं। उन दोनों को मिला के सेक्टर कैप को चेक करना। चेक करना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन। Explanation. Foreign currency convertible bonds and depository receipts having underlying of instruments being in nature of debt shall not be included in the sectoral cap. ठीक है। अच्छा, फिर ये एक बार थोड़ा सा हाँ देखो क्या कह रहे हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड और डिपॉजिटरी, इसके नीचे इक्विटी की जगह डेट इंस्ट्रूमेंट है, उनको हाँ हाँ सेक्टरल कैप